नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि अब यह यात्रा रुकेगी नहीं, डिगेगी नहीं, क्योंकि यह यात्रा मोहब्बत की यात्रा है। ये नफरतों के बाजार में मोहब्बत बांटने की जो है यात्रा है। इसको लेके हमारे एक मित्र हैं अशोक रावत, बड़े अच्छे कवि भी हैं और एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है। उन सवालों में जिंदगी भी है जिन सवालों के हल नहीं होते, उन सवालों में जिंदगी भी है जिन सवालों के हल नहीं होते। तुम न होते मेरी कहानी में तो मेरे आंसू गजल नहीं होते। तो कमोबेश वही स्थिति है कि यदि नरेंद्र मोदी उनकी नफरत से भरी हुई राजनीति नहीं होती तो आज राहुल गांधी इस तरीके से निखर के आपको नहीं दिखाई देते। नरेंद्र मोदी जी का आप चरित्र समझिए। जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसान हो, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। वो भारत यात्री के तौर पे नहीं दिखाई देते। दाढ़ी बढ़ाए हुए जनता के बीच जनता के राहुल गांधी, जब हर कोई सर्दी में कपकपा रहा है, जैकेट और जाने क्या क्या पहने हैं, उस वक्त भी अपनी टी शर्ट में, जीन्स में, वही मिजाज में राहुल गांधी नजर आते हैं और वो कहते हैं कि हम नहीं डरते, हम तो जाएंगे, कश्मीर तक जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम जाएंगे। तो जब ये वो कहते हैं तो निश्चित रूप से सवाल होता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने साजिश रची है, आपको याद होगा कि परसों देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने संसद में बयान दे रहे थे और उस दौरान संसद में हर कोई भी एक शख्स मास्क में नहीं था। उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी भेजी कि कोविड बढ़ रहा है और इसलिए आप अपनी यात्रा स्थगित कर दें, कोविड प्रोटोकॉल लागू करें। तो कल जब राहुल गांधी की टीम को वह चिट्ठी रिसीव हुई तो इस पर राहुल गांधी की टीम से जो कहा गया वो यही कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल अभी भारत में लागू कहां है, कौन सा प्रोटोकॉल, आपने तो नहीं लागू किया है, फिर किसको पालन करने की आप बात कह रहे हैं। अब खलबली मच गई। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं। तो सफाई देने निकले मंत्री और उन्होंने, जब वो मंत्री सफाई देने आए तो मास्क लगा लिया था और उसमें बोल रहे। उसके थोड़ी देर पहले देश के योजना आयोग के सदस्यों की एक जो नीति आयोग है, उसके सदस्यों की मीटिंग कोविड को ही लेकर के थी और उसमें जो आई विशेषज्ञों की तरफ से कि भारत में कोई खतरा नहीं है कोरोना का, थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, वो बरतें, क्योंकि भारत में इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। एम्स के डायरेक्टर का भी यही बयान है। इसके बाद फिर क्या होता है, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, दिन बृहस्पतिवार, गुरुवार, वीरवार जो भी कहें,
उस दिन आज संसद के सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता, प्रधानमंत्री सब मास्क लगा के पहुंचे। तो हुजूर समझ लीजिए तैयारी क्या है। और उसके बाद वो कहते हैं, प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि साहब बड़ा खतरा हो गया है। और इसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कहते हैं देश में जरूरी पाबंदियां आज से ही लागू हो जाएंगी। वैसे ही जैसे आपको याद होगा मार्च 2020 लगातार 17 तारीख तक, 18 तारीख की सुबह तक जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे थे कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। और अचानक प्रधानमंत्री प्रकट होते हैं और रात को कहते हैं जो जहां है, जैसे है, जो है, टिक जाओ, रुक जाओ, हमारे आपके सामने। और नतीजा क्या? बगैर इंतजामात किए यह लॉकडाउन लगाने से हजारों लोग मरे, लाखों लोग बेहाल हुए, रोजगार और सब कुछ बर्बाद हो गया, देश बर्बादी में चला गया। तो इस चीज को हमने देखा है और जिस तरह की स्थिति है उसको देखकर चिंता करनी पड़ती। जिस तरीके से चीन में लगातार बढ़ रहा है कोविड, वहीं अमेरिका में, जो अमेरिका का लैटिन अमेरिका है, वहां पर भी बढ़ रहा है। लेकिन बाकी बहुत सारे देशों में इसका कोई असर नहीं, चंद देशों में इसकी बात। जिस वेरिएंट की बात हो रही है और चुनौती की बात की जा रही है, तो साहब जब संसद में तमाम लोग जो है लगा करके मास्क बात कर रहे थे, उस समय भी स्वास्थ्य मंत्री बगैर मास्क लगाए संसद में अपना प्रिकॉशंस को लेकर, डोज बढ़ाएं, सारी चीजों को लेकर के भाषण दे रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से झूठ और मक्कारी भरा पूरा खेल होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा से पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन, प्रधानमंत्री सब घबरा गए हैं, डर गए हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई से डरे लोग इस यात्रा को रोकना चाहते हैं। मनसुख मांडविया जिस तरीके से लिखते हैं चिट्ठी और जो सारी चीजें सामने आती हैं, उसमें लगता है कि आप कैसे राहुल गांधी चल रहे हैं, उनके पांव में चोट लगी हुई है और उसमें पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो चलने से एक भी मिनट रुक नहीं रहे। तो आप समझिए चलते हैं और सब कुछ करते हैं। और ऐसी स्थिति में एक और साजिश होती है, वो जहां पर रुकते हैं मेवात में रात्रि में, उस गांव की पूरी बिजली काट दी जाती है। वहां के लोगों की बिजली जो है राहुल गांधी के घुसने के साथ, उनके प्रोग्राम के साथ में काट दी जाती है। उन इलाकों में बिजली नहीं है और कल से आज तक बिजली नहीं है। तो आप समझिए कि क्या स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि देश, सरकार के लोग किस तरीके से डरे हुए लोग। राहुल गांधी ने आज भी अपनी बात कही, साझा की मेवात के साथ, क्योंकि ये वही मेवात है जो सुल्तानों की सल्तनत से भी लड़ा था और ये वही मेवात है जो मुगलों से भी लड़ा था। और जब देश आजाद हुआ, नफरत की आग में पूरा देश जल रहा था, तो मेवात भी जल रहा था। और उस समय यही लोग जो आज सत्ता में, तब मुस्लिम लीग के साथ चला रहे थे, मिलकर चला रहे थे, तब भी ये लड़ रहा था। मैं 1857, 1947 आजादी की लड़ाई, बाबर से लड़ाई, सब लड़ाई का ये सबूत रहा है। और इस गांव का बड़ा भारी योगदान रहा है। इस गांव से बहुत शहीद हुए हैं। और जैसा यहाँ बताया गया, 19 दिसंबर 47 को जब देश में बंटवारा हुआ और आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हुई, तो बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे थे। तो मेरे पिताजी के पास खबर पहुंची, यासीन खान जी लेके गए। तो मेरे पिताजी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की। पंडित जी ने कहा गांधी जी को लेके जाओ, और साथ ही साथ वहाँ चंडीगढ़ टेलीफोन किया। गोपी चंद भार्गव मुख्यमंत्री थे, उनको ये कहा, आदेश दिए पंडित जी ने कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए, एक भी आदमी मेवात से नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेवारी है। और तब गांधी जी यहां आए
और यहां के लोगों से वायदा किया कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, आप कहीं मत जाइए। क्यों? जब देश आपका है तो फिर आप, और वो रुके, आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। तो यह एक बड़ी चीज है। इसके साथ साथ आप देखिए, राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरीके से, कैसे नरेंद्र मोदी की स्थिति यह है कि जब कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है तो वो इतना डरते हैं कि उल्टे पांव घूमकर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो ये स्थिति है और इसलिए आप संघर्ष कीजिए, इनकी हालत बिगड़ गई। और 3000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी तय कर चुके हैं। 3000 किलोमीटर चलने के बाद भी उस शख्स का कहीं पर भी थकान नहीं है, डर नहीं है, कोई बात नहीं। और यहां के लोगों के दर्द से वो मिलना चाहता है, उन्हें समझना चाहता है और उन्हें दूर करने का सपना देखता है। हरियाणा की सड़कें जिस तरीके से एंट्री के साथ ही, जब राजस्थान से एंट्री होती है, उसके साथ ही जिस तरीके से टूटी फूटी मिली, जिस तरह से बुरी हाल थे, उस स्थिति में राहुल गांधी के पांव में चोट भी आई, जिसके कारण उन्हें पट्टी बांधनी पड़ी है। लेकिन आप समझिए, उस दर्द के बावजूद वो चल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। और उन सब चीजों को लेकर निश्चित रूप से कि आखिर यात्रा की वजह से लोगों को बिजली से महरूम कर दिया। राहुल की यात्रा के दूसरे दिन लगातार जब चल रहे हैं तो स्कूली बच्चों से लेकर सबसे राहुल गांधी मिल रहे हैं और सबकी बातें समझ रहे हैं। और उसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके साथ हैं, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनसे वो कह रहे हैं कि मुद्दों को तैयार कीजिए, हम बात करेंगे, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, सत्ता में आएंगे तब तो हम करेंगे ही, अभी सत्ता से बाहर रहते हुए भी हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और इनके लिए कैसे करें? महिलाएं, बच्चे, पूर्व सैनिक, पूर्व सैन्य अधिकारी सब आकर के राहुल गांधी से मिल रहे हैं। और इस यात्रा में जब वो मिलते हैं, 106 दिन हो चुके और सबसे बड़ा संगम देखने को मिल रहा है पिता पुत्र का। राहुल गांधी के साथ में दीपेंद्र हुड्डा भी चलते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी। एक तरफ कुमारी शैलजा भी चलती हैं और हजारों हजार लाखों की भीड़ के साथ में जनता चल रही होती है। तो जब यह स्थिति होती है, और वही शेड्यूल है जो पहले दिन से है, सुबह 6 बजे वो चलते हैं और फिर 10 बजे तक, और फिर शाम को 4 बजे से चलते हैं 7 बजे तक। तो लगातार वो चल रहे हैं और उनके इस चलने को आपको समझना पड़ेगा। 1.5 लाख लोग पहले दिन चले और आज दूसरे दिन भी तकरीबन उतने ही लोग हैं, उससे ज्यादा ही है। तो ये समझिए, और ये वही धरती है जहां एक वक्त में गांधी जी आए थे शांति स्थापित करने, सौहार्द स्थापित करने। तो आप समझिए, जब ये हो तो उस धरती पे जो साजिश रची जा रही है, किसके द्वारा? उस सत्ता के द्वारा, जो सत्ता निरंकुश शासन स्थापित करना चाहती, खत्म करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि इस देश में लोकतंत्र वास्तविक हो, नहीं चाहती। वो डरती है, वो पूंजीपतियों के लिए काम करती है, और पूंजीपतियों के लिए जो काम होता है उसको आपको समझना पड़ेगा। अनिल अंबानी की कंपनी जब दिवालिया घोषित करती है तो औने पौने दाम पे उसे कौन खरीद लेता है? मुकेश अंबानी। इसी तरीके से तमाम कंपनियों का खेल होता है और खरीद फरोख्त होती है। और इस तरह से आप ये समझिए, पूरी तरीके से ये एक साजिश का हिस्सा है कि किस तरीके से पीएसयूज खरीदे जा रहे हैं, दूसरी चीजें खरीदी जा रही हैं, दलितों के हक मारे जा रहे हैं, नौकरियों से हक मारे जा रहे हैं। और ये सब हो रहा हो तो आपको समझ, भारत में प्रोफेशनल्स की स्थिति यह है कि उन्हें बेरोजगारों की श्रेणी में खड़ा किया जा रहा है, और वो सब आकर के राहुल गांधी से मिल रहे हैं। और आकर के जब वो अपनी बात रखते हैं तो आपको समझना, तरीके से युवा आके उनसे मिलते हैं कि हमने तो सपना सजोया था कि हम कहां जाएंगे, सेना में जाएंगे,
लेकिन हमें तो अग्निवीर बनाने की वो की जा रही। रिटायरमेंट के बाद हम ये भी नहीं कह सकेंगे हम पूर्व सैनिक हैं, बल्कि आप अग्निवीर हैं। तो मतलब आप समझिए कि किस स्थिति में देश को वैश्विक मंदी की ओर ढकेलने की कोशिश हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दी गई है और देश की संपत्तियां उन्हें बेची जा रही हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के पास उनकी भारत जोड़ो यात्रा के साथ आना पड़ता है और इसीलिए लोग आ रहे हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार डर रही है, लगातार डर रही है। ये जिस तरीके से चलती है, अभी एक घटना हो महाराष्ट्र में, जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनकी सरकार में वहां पर झोपड़पट्टी के लिए आरक्षित 100 करोड़ लागत की जो जमीन थी वो 16 बिल्डरों के हाथ में सौंप दी। वो बिल्डर जो और उन्हें सिर्फ 2 करोड़ में दे दी गई। तो आप समझिए जो 100 करोड़ की जमीन थी वो 2 करोड़ रुपए में दे दी। तो इस तरह की साजिश होती है। यही मोदी मॉडल है। और इस मोदी मॉडल, जैसे गुजरात में अदानी को 1 रुपए के लिए सैकड़ों किलोमीटर की भूमि दे दी गई, तो आप समझिए, और उन्हें लगातार सौंपे जा रहे हैं पोर्ट, एयरपोर्ट, सारी चीज। तो ये है वही चीन हमारे देश में घुसता चला आ रहा है, कब्जा कर रहा है और उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो जब उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं हो, उनकी स्थितियां ये हो, तब फिर सवाल होते हैं कि आखिर आप देश को बना क्या रहे हैं? देश को बर्बाद करने निकले हैं या क्या करने निकले हैं? चीन के अतिक्रमण पर सरकार संसद पे चर्चा कराने से इनकार कर रही है, तो लोकतंत्र का भी अनादर है और देश के साथ धोखा भी है और सरकार की नीतियां इससे पता चलती हैं। इसको लेकर सोनिया गांधी स्पष्ट कहती, चीन की सीमा पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, गंभीर विषय है। पूरा देश हमारे उन सजग जवानों के साथ खड़ा है जिन्होंने चीन के हमलों को मुश्किल हालात में भी विफल किया है, लेकिन भारत सरकार क्यों ये धोखा कर रही है? तो इन सब चीजों को लेकर के लगातार सवाल हैं और लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब देने को सरकार तैयार नहीं। और जब न तैयार हो तो वो इसी तरीके से करती है, नैरेटिव करती है, झूठ बोलती है और राहुल गांधी की यात्रा से डरती है, उसे खत्म करने की कोशिश, रोकने की कोशिश, क्योंकि वो आंधी तूफान की तरह बढ़ रही है और जनता सैलाब की तरह उसके साथ है, तभी डर लगता है। तो इसलिए अब ढाल बनाया जा रहा है कोरोना, और कोरोना कोविड के नाम इस तरीके से प्रोटोकॉल के नाम यात्रा को रोकने की साजिश कितनी सफल होती है, नहीं होती है, ये जनता फैसला करेगी, क्योंकि जनता उनके साथ चलेगी। इसलिए सच को जानिए, पहचानिए, समझिए और फैसला कीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।